Hello everyone, welcome to BSc platform of IFS. So, my name is विकास। आज हम यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। सो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, ताकि आपको मैट्राइसेस के डिफरेंट टाइप्स इजीली समझ में आ जाए या उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर सकें। ठीक है। सो ये जो मैट्रिक्स है बीएससी के कोर्स में कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स क्या होता है। सो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका? एम एन एलिमेंट का। अगर आपके पास एम एन एलिमेंट है, एम एन मतलब एम इंटू एन एलिमेंट है, तो एम एलिमेंट को, जो एम एलिमेंट है, एम एन एलिमेंट है, उस एलिमेंट को एम रो और एन कॉलम्स में जब आप अरेंज करोगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा। उस बॉक्स को ही क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। सो बेसिकली मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट है इन एम रोज एंड एन कॉलम। ठीक है। So matrix is rectangular arrangement of mn element in m rows and n columns. एग्जाम्पल यहाँ पे एक हमें दिया है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में हमने क्या लिया? एक फर्स्ट रो क्या है? फर्स्ट रो में है A11, A12 एंड सो ऑन अप टू A1n। सेकेंड रो में है A21, A22 एंड सो ऑन अप टू A2n। और लास्ट रो में क्या है? AM1, AM2 एंड सो ऑन अप टू AMn। तो मैट्रिक्स में अगर एम एन एलिमेंट दिया है, उस एम एन एलिमेंट को आपको अरेंज करना हो तो क्या करोगे आप? तो एम रो बनाओगे और एन कॉलम बनाओगे, तो उस एम एन एलिमेंट को वहां पे आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है। द रो ऑफ सच अ मैट्रिक्स ए आर द एम हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ स्केलर्स। जो इस मैट्रिक्स के रो हैं वो कितने हैं? एम हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो, यहाँ पे कहीं सेकेंड रो होगा एंड सो ऑन अप टू एम रो। टोटल कितने हैं? एम रो हैं। ठीक है। और वो रो क्या है? A11, A12 एंड सो ऑन अप टू A1n, A21, A22 एंड सो ऑन अप टू A2n। और लास्ट रो है AM1, AM2 एंड सो ऑन अप टू AMn। उसके बाद ये तो हो गई रो की बात। अब कॉलम देखना हमें। यहाँ पे कॉलम कैसे हैं? यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम हो गया, यहाँ पे कहीं सेकेंड कॉलम होगा, थर्ड कॉलम होगा एंड सो ऑन अप टू nth कॉलम है। ठीक है। जो कॉलम है, कॉलम क्या है? एक वर्टिकल लाइन। जब हम वर्टिकल अरेंजमेंट लेंगे एलिमेंट्स का, जो वर्टिकल अरेंजमेंट मिलेगा उससे हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम है A11, A21 एंड सो ऑन अप टू AM1। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे है। सेकेंड कॉलम है A12, AM2 एंड सो ऑन अप टू AMn। ठीक है। और जो लास्ट कॉलम होगा, लास्ट कॉलम के एलिमेंट क्या होंगे? A1n, AMn। सो ये क्या था? मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एम एन एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जहां पे हम एम रोज लेंगे, एन कॉलम लेंगे, तो इस एम रो और एन कॉलम में सारे के सारे एम एन एलिमेंट अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे नोट में क्या दिया है? द एलिमेंट Aij कॉल द Ij एंट्री और Ij एलिमेंट अपीयर्स इन द रो I एंड कॉलम J। सो जो मैट्रिक्स में एंट्री है A11, A22 एंड सो ऑन, तो वहां पे उसको नोटेशन क्या दिया है? Aij। तो जो Aij एलिमेंट है, Aij जो एलिमेंट होगा वो ith रो jth कॉलम में, ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट आपको मिलेगा उस एलिमेंट को क्या बोला है? Aij बोला है। ठीक है। We frequently denote such a matrix by simply writing A is equals to Aij m into n। यहाँ पे जो m क्रॉस n दिया है, a m क्रॉस n क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है। m क्रॉस n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो m है, m मतलब मैट्रिक्स में कितने रो हैं, उस रो को इस सिंबल m से डिनोट किया है। अगर m दिया है मतलब उस मैट्रिक्स में m रोज हैं। अगर यहाँ पे n है तो मतलब n कॉलम्स हैं, पहले रो फिर कॉलम्स। सो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? रो इन नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। सो इस मैट्रिक्स में अगर m रो हैं,
n कॉलम है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n होगा, ठीक है। A matrix with m row and n column is called an m by n matrix। ऐसा मैट्रिक्स जहां पे m रो हो और n कॉलम हो उस मैट्रिक्स को m by n मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि वहां पे टोटल mn एलिमेंट होंगे। इस mn एलिमेंट को अरेंज करने के लिए हमें m रोज की जरूरत पड़ेगी और n कॉलम की जरूरत पड़ेगी। सो ये जो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम को ही हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। द पेयर ऑफ द नंबर mn इज कॉल्ड द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो mn मिला, m इंटू एन को हमने ऑर्डर बोला, जब एक पेयर लेंगे m कॉमा n, अगर एक पेयर लेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, साइज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, मैट्रिक्स ए लिया, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं से 1 2 0 4 5 3 2 1 4, ठीक है। सो मैंने इस एक मैट्रिक्स लिया। अब इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, अब यहां पे देखिए इस मैट्रिक्स में एक रो यहां पे है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मतलब इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रो हैं। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। अब कॉलम यहाँ पे काउंट करना है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। सो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। सो एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये 3x3 मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है, 3x3, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स हमने बी लिया, ठीक है, बी में कुछ एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 0 1 2 5 6 1। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना है। जो भी नंबर ऑफ रो मिलेगा और जो भी नंबर ऑफ कॉलम मिलेगा, तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। सो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो है, इस सेकेंड रो है, मतलब इस मैट्रिक्स में टोटल 2 रो हैं, 2 रोज। सो 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। सो इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2x3। सो अगर आपको मैट्रिक्स दिया है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, देखना है कि मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। अगर रो और कॉलम आपको मिल जाए, अगर आपने रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं ये कैसे पता चलेगा हमें, नंबर ऑफ रो को अगर नंबर ऑफ कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मिलेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने पहले तो देख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स है मतलब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई मैट्रिक्स आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, या मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मतलब अगर आप ड्रॉ करोगे, स्क्वायर मतलब क्या होता है, अगर आप स्क्वायर एक ड्रॉ करोगे तो वहां पे लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगा, मतलब हर एक साइड का लेंथ इक्वल होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और बेसिकली मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो जो रेक्टेंगल बनता है अगर वो स्क्वायर हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर तभी होगा जब नंबर ऑफ रो इज सेम एज अ नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में
नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। दस ए आई जे इक्वल टू एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इक्वल टू एन। आपको एक मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स ए को क्या किया है इन्होंने सिंबल में रिप्रेजेंट किया है और ए आई जे लिखा है, ए आई जे और ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब ए एम इस एन के इक्वल हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल मिल जाए नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 0 1। अब इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है। सो हम क्या बोल सकते हैं? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। ये तो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया बी, बी में कुछ एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल 5 6 1 2 0 4। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? नंबर ऑफ रोज 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम 3। अब यहाँ पे देखिए, ये जो m है n के इक्वल नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है। सो विच इम्प्लाइज बी इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हमें बी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं मिला। सो अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट दिया है डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। तो इस ये डेफिनेशन क्या है इसका? इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है, आर जीरो, इट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने उसका डेफिनेशन दिया देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रो इज सेम एज अ नंबर ऑफ कॉलम। सो अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब जो मेन डायगोनल मिलता है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमने लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स से n क्रॉस n है, सो यहाँ इस डायगोनल में जो मेन डायगोनल में एलिमेंट आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, मतलब डायगोनल में कुछ भी हो बट अदर देन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल जो है अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी डायगोनल व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। ए आई जे जीरो तभी होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई जे के इक्वल ना हो उस केस में ए आई जे क्या मिलना चाहिए? हमें जीरो मिलना चाहिए। आई जे के इक्वल ना हो इसका मतलब क्या होगा? अगर ए मैट्रिक्स है, सो A11 A12 A13 एंड सो ऑन अप टू A1n। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखा है इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो हम जो मैट्रिक्स लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है। सो सेकेंड रो है A21 A22 A23 एंड सो ऑन अप टू A2n, और लास्ट रो है AN1 AN2 AN3 ANn। सो हमने एक n क्रॉस n मैट्रिक्स लिया। इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स हम कभी कहेंगे? इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स हम तभी कहेंगे जब ये जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। तो यहाँ पे क्या दिया है? ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। जब आई जे की इक्वल ना हो, मतलब वन, यहाँ पे देखिए 1 2 की इक्वल नहीं है,
1 3 के इक्वल नहीं है, 1 n के इक्वल नहीं, मतलब सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। सिर्फ डायगोनल में i इक्वल टू j है, 1 1 2 2 एंड n n, सिर्फ डायगोनल में i j के इक्वल है, मतलब डायगोनल को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। सो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं से ए हमने लिया 1 2 0 0 0 0 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स में डायगोनल में चाहे कुछ भी हो, वो चाहे पूरा का पूरा डायगोनल जीरो हो, वो मैटर नहीं करता, बट हमें क्या चाहिए कि डायगोनल को, जो मेन डायगोनल है, सुपर डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट हमें क्या मिलने चाहिए, जीरो मिलने चाहिए। सो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इफ ऑल द एलिमेंट इन अ डायगोनल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अभी हमने देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल में हो सकता है कोई नॉन जीरो एलिमेंट हो या जीरो ही हो, बट अदर देन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल में एलिमेंट मिल रहे हैं, अगर सारे के सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएं, उस केस में उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए मैंने लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में पहली बात तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है, वहां के सारे एलिमेंट्स सेम हैं, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सपोज बी मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 0 0 0। अब एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बट जो डायगोनल में एलिमेंट मिल रहे हैं वो सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, विच इंप्लाइज दिस इज बी इज नॉट a scalar matrix. B is not a scalar matrix. सो ये था स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने क्या देखा, इसके पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखा, उसके बाद हमने स्केलर मैट्रिक्स देखा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल के जब सारे एलिमेंट सेम रहेंगे तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, डायगोनल के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल के साथ साथ तो स्केलर भी होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, बट डायगोनल में सारे के सारे एलिमेंट वन होना चाहिए। अगर ऐसा मैट्रिक्स हमें मिले तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, इफ ऑल द एलिमेंट of a principal diagonal in a diagonal matrix are 1, then it is called the identity matrix। और इसी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उस केस में ऑर्डर सिर्फ n बोलेंगे, ऑर्डर n, एंड इट इज डिनोटेड बाय in को हम इस तरह डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। फॉर एग्जांपल अगर मैं in ले रहा हूँ, n लूंगा तो क्या मिलेगा, 1 1 0 0। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n है। ठीक है, ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 मिलने चाहिए और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 मिलने चाहिए। ठीक है, सपोज मैं I2 ले रहा हूँ, मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में, उस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें A मिलेगा। सिमिलरली हम I3 I4 I5 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट definition,
अब हमें पढ़ना है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब नाम से ही मालूम पड़ा, कहीं पे तो कुछ ट्रायंगल जैसा शेप बनेगा, ठीक है। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ द एलिमेंट अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स में, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके या तो सारे के सारे डायगोनल के नीचे के एलिमेंट या तो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो हो जाए, उस केस में इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट का नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड का नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is called an upper triangular matrix if Aij is equals to 0 when I is greater than J। सपोज हम एक 3x3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए हमने क्या लिया? एक 3x3 मैट्रिक्स लिया, उसके एंट्री क्या होंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। सो हमने एक 3x3 मैट्रिक्स लिया। अगर ए मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में हमें ऐसे सारे Aij जीरो मिलना चाहिए जहां पे I ग्रेटर देन J हो। अब यहाँ पे देखना है हमें, ये तो हो गया डायगोनल। अब यहाँ पे I J से बड़ा कहाँ पे है? फर्स्ट एंट्री क्या होती है? I, सेकेंड J होती है। अब यहाँ पे देखिए I क्या है? 2 है और J कितना है? 1 है। यहाँ पे I 3 है और J 1 है। यहाँ पे I 3 है, J 2 है। इन तीनों केस में I J से बड़ा है, तो A अपर ट्रायंगुलर होगा। कब होगा? जब A इस तरह का मैट्रिक्स मिले, A11, A12, A13, 0, 0, 0, A22, A33, A23। सो एक 3x3 मैट्रिक्स ए मिला। सो अब ये जो मैट्रिक्स ए मिला, अब इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर चाहे जीरो हो या ना भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अगर हमें ऐसा मैट्रिक्स मिलता है तो उस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि आपने देखा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता था? डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते थे, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज लेस देन J। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं A, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल के, मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो चाहिए। सो मैं लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 0, 5। अब यहाँ पे मेन डायगोनल जो है, मेन डायगोनल कहाँ पे है? ये देखिए, ये रहा मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसका मतलब ए इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ये क्या हो गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अगर आपसे पूछा जाए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के ऊपर के या तो सारे एलिमेंट जीरो होंगे या डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अगर हमें कोई ऐसा मैट्रिक्स मिलता है, उस मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है? डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। सो ये था डेफिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट देखिए, अब हमें पढ़ना है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला,
उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो मिला, मतलब जीरो ना मिले, कुछ अदर नंबर मिले अदर देन जीरो, कुछ ऐसा नंबर मिले जो जीरो के इक्वल ना हो, उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। अगर सपोज आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो मिला, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो मिला तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन देखिए, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अदरवाइज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है उस केस में उसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। ठीक है। दैट इज, फॉर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड फॉर इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, से ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 5 3 0 0 6। सो इस केस में इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा? देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 12, इसका डिटर्मिनेंट 12 मिलेगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिला तो हम क्या बोल सकते हैं? ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर है। सो विच इंप्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर। सो हमें ए क्या मिला? नॉन सिंगुलर मिला। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल लेंगे, सपोज बी मैंने लिया 0 1 0 0, एक 2x2 मैट्रिक्स लिया बी। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो बी का डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी नॉन सिंगुलर नहीं है। नॉन सिंगुलर नहीं है मतलब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो विच इंप्लाइज बी इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को हम कब कहेंगे? पहली बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो भी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो मिले। और नॉन सिंगुलर कब होगा? नॉन सिंगुलर तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिले। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कब होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है। सो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया है तो मैट्रिक्स में कुछ रोज होंगे, रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, मतलब कुछ रो मिलेंगे और कुछ कॉलम मिलेंगे। ठीक है। अगर आप रो को कॉलम से रिप्लेस कर दे और कॉलम को रो से, मतलब रो की जगह पे कॉलम कर दो, कॉलम की जगह पे रो कर दो, तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, इसी नए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। सो डेफिनेशन देखिए, अ न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सो एक नया मैट्रिक्स जिसे हम मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके या जो मिले उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे दिया है इफ ए आई जे इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या लिया? एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स लिया, be a m cross n matrix, then the matrix obtained by interchanging rows and columns of A would be transpose of A। ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय A डैश और AT। इसका मतलब A डैश का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा A ट्रांसपोज, और इसका भी मतलब क्या होगा? A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज को A डैश या AT इन दो सिंबल से डिनोट करते हैं। सो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज, अगर मैट्रिक्स ए दिया है हमें, उसका अगर हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब हम क्या करेंगे? रो को कॉलम से रिप्लेस कर देंगे और कॉलम को रो से रिप्लेस कर देंगे।
सो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उस नए मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द ओल्ड मैट्रिक्स या गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स पुराना मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए देखिए, हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, जहां पे है 1 2 3 4 0 5। सो एक मैट्रिक्स लिया। अब इसका ऑर्डर कितना है, रो कितने हैं, यहाँ पे 3 रोज है और 2 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर होगा 3x2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, जब हम रो को कॉलम से रिप्लेस कर देंगे और कॉलम को रो से रिप्लेस कर देंगे, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, ए ट्रांसपोज। तो हमें ये मिलेगा, रो को, ये फर्स्ट रो है इसको कॉलम में करना है 1 2, सेकेंड रो को कॉलम में किया 3 4 0 5। तो यहाँ पे देखिए रो की जगह पे कॉलम हो गया और कॉलम की जगह पे रो हो गया। अब इस केस में मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 रो है 2 और कॉलम कितने हैं 3, सो 2 इंटू 3। सो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो गया। अगर ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, सो ए ट्रांसपोज जो होगा एन क्रॉस एम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम रो को कॉलम से रिप्लेस करें या कॉलम को रो से रिप्लेस करें, सो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको ये स्क्वायर बात हमेशा ध्यान में रखना है कि स्क्वायर कहाँ पे यूज हो रहा है। अगर यही कंडीशन नहीं हो, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर ही ना हो, उस केस में सिमेट्रिक का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, अगर आप सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, उस केस में सबसे पहले देख लो कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij n cross n is called symmetric matrix if Aij is equals to Aj for all ij, that is A is symmetric if A dash equals to A। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब A मैट्रिक्स जो है और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। when A is same as A transpose, then we say that the given matrix is symmetric matrix। so एग्जाम्पल के लिए किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तभी कहेंगे जब A और A ट्रांसपोज इक्वल हो, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की इक्वल हो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की इक्वल हो, थर्ड रो थर्ड कॉलम की इक्वल हो, एंड सो ऑन अप टू nth रो पे जाएंगे, nth रो इज सेम एज अ nth कॉलम। अगर ऐसा कंडीशन किसी मैट्रिक्स में सेटिस्फाई कर रहा है तो मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो एग्जांपल के लिए देखिए, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए। अब मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब रो और कॉलम सेम हो। सपोज मैंने रो ले लिया 1 4 5 0, तो फर्स्ट रो किसके इक्वल मिलना चाहिए, फर्स्ट कॉलम के। सो तो कॉलम भी वही ले लेता हूँ 4 5 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की इक्वल चाहिए, सपोज दिस इज 0 5 9, तो क्या मिलना चाहिए 5 9। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम दोनों इक्वल मिलने चाहिए। अब थर्ड रो सपोज 5 5 ऑलरेडी है, मैं ले लूँ 1 -2, सो ये मुझे क्या मिलना चाहिए -2, और लास्ट में कोई भी एंट्री ले लूँ। अब ये जो मैट्रिक्स मिला है इसका ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल ही मिलेगा, क्योंकि हमने वैसे ही बनाया ए और ए ट्रांसपोज इक्वल मिलेगा। ए और ए ट्रांसपोज अगर इक्वल मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए मैट्रिक्स जो है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया बी और यहाँ पे है 1 2 से 0 4। ठीक है, अब ये तो हो गया बी। अगर मैं बी ट्रांसपोज फाइंड करूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे 1 2 0 4। अब देखिए बी और बी ट्रांसपोज इक्वल हैं क्या, बी और बी ट्रांसपोज इक्वल तो नहीं है।
बी इज नॉट इक्वल टू बी ट्रांसपोज, सो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो बी है, बी इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये जो बी होगा, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, सो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, पहले तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब ए आई जे इक्व टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई जे। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो इज सेम एज अ माइनस टाइम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इज सेम एज अ माइनस टाइम्स सेकेंड कॉलम, एंड सो ऑन अप टू nth रो इज सेम एज अ माइनस टाइम nth कॉलम। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ए सिमेट्रिक तभी होगा जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, या ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज मिल जाए, तब उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। सो हमें कैसा मैट्रिक्स चाहिए, अब यहाँ पे हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए फर्स्ट रो ले रहा हूँ 1 2 5। ठीक है, सो मुझे अगर इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो क्या करना होगा, जो फर्स्ट रो मिला है माइनस टाइम्स फर्स्ट कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब फर्स्ट रो ए है तो यहाँ पे -2 लेंगे, -5 लेंगे, तभी माइनस टाइम होगा। बट अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, रो में 1 है बट कॉलम में इसे -1 करना पड़ेगा ना, पॉसिबल होगा क्या ये, नहीं पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे -1 कर दे रहा हूँ तो फर्स्ट रो में -1 हो जा रहा है, फिर कॉलम में माइनस टाइम लेना है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रो इज सेम एज अ माइनस टाइम फर्स्ट कॉलम, और वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए एलिमेंट 0 होना जरूरी है। अगर 0 नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, अब सपोज सेकेंड रो मैंने लिखता हूँ 1 -3, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सेकेंड रो इज मतलब सेकेंड रो लिख दिया, सेकेंड रो इज सेम एज अ माइनस टाइम्स फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड रो। अब यहाँ पे -2 है, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, +2। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रो में देखिए अगर 1 है तो कॉलम में -1 मिलना चाहिए, बट एक ही 1 और -1 दोनों पॉसिबल कैसे होगा, इसलिए यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमें 0 लेना पड़ेगा। अगर कोई हम नॉन जीरो एलिमेंट ले लेंगे तब इसको सिमेट्रिक नहीं बनेगा। मतलब यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस केस में उसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल हमेशा क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, सपोज आपको मैट्रिक्स दिया है, या आपको मैट्रिक्स पहचानना है कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। आपने मैट्रिक्स देखा और देखा कि मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पे 0 है ही नहीं, मतलब कोई नॉन जीरो एलिमेंट दिया है, तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जब मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जब मैट्रिक्स सपोज ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, जब मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन, अब हम पढ़ेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, A square matrix A is said to be idempotent if A square equals to A। So ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे ए स्क्वायर हमें क्या मिले, ए मिले, उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, सो आइडेम्पोटेंट के लिए हमें क्या चाहिए, आइडेम्पोटेंट के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, और वो मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज मैं ये क्या ले रहा हूँ, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2x2, 1 0 सॉरी 1 1 0 0,
अब यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर करेंगे, ए तो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब ए स्क्वायर भी मुझे यही मिलेगा। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया बी, बी क्या लिया मैंने, 1 0 0 0, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर फाइंड करता हूँ। अगर बी स्क्वायर बी के इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। सो बी स्क्वायर क्या होगा, 1 0 0 1 0 1 0 0 0। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिला, 1 मिला, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 मिला, और लास्ट रो ही जीरो, सेकेंड रो ही जीरो, मतलब ये दोनों जीरो मिलेंगे। सो यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर फाइंड आउट किया और बी स्क्वायर बी के इक्वल मिला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो बी है, बी कैसा मैट्रिक्स है, बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, बी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सो बी हमें क्या मिलेगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मिलेगा। सो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स हमें कैसा चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी नीलपोटेंट, या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को नीलपोटेंट हम तभी कहेंगे जब उसका एक पावर हमें किसके इक्वल मिल जाए, जीरो के इक्वल। मतलब अगर मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो n से छोटा या इक्वल टू, n से बड़ा नहीं होना चाहिए, n से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर मिले, तो सपोज वो नंबर k है या वो नंबर p है, तो a रेस टू p मुझे क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। सो डेफिनेशन देखिए, अब मैट्रिक्स इज सेट टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स p। इंडेक्स p क्या होगा अभी आपको समझेगा, इफ ए रेस टू p इक्वल्स टू जीरो बट ए रेस टू p माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो किसी भी मैट्रिक्स को हम नीलपोटेंट तभी कहेंगे, या नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स p तभी कहेंगे जब हमें ए रेस टू p जीरो मिले, बट ए रेस टू p माइनस 1 जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब p जो पावर ले रहे हैं उससे नीचे वाले पावर के लिए वो मैट्रिक्स जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट पावर मिलना चाहिए जिससे उस मैट्रिक्स ए का पावर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब ए रेस टू पी लेंगे जीरो हो जाए, वो पी स्मॉलेस्ट होना चाहिए, उससे छोटा पी हमें नहीं मिलना चाहिए, या उससे छोटा पी नहीं होना चाहिए जहां पे ए रेस टू पी क्या हो, जीरो हो जाए, ठीक है। सो ऐसे पी को हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे उस मैट्रिक्स को। और ए रेस टू पी इक्वल टू जीरो मिले तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। दैट इज p is the least positive integer for which a raised to p equals to 0, then a is said to be nilpotent of index p, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया a और ये क्या है 1 0 0 0। अब एक ऐसा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2। अब इसका अब हमें देखना है नीलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स नीलपोटेंट होगा तो मैक्सिमम पावर 2 ही जीरो हो सकता है। अगर पावर 2 पे भी जीरो नहीं मिल रहा है इसका मतलब है मैट्रिक्स नीलपोटेंट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 0, यहाँ पे जीरो करिए और ये है 1 0 1 इंटू 0 1 0 0। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जीरो जीरो जीरो। सो ए स्क्वायर मैंने किया और ए स्क्वायर मुझे क्या मिला, जीरो मैट्रिक्स मिला, ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब विच इम्प्लाइज ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स पी। सो यहाँ पी मतलब 2। सो हमें ए क्या मिला, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स मिला जिसका इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, ये मैंने लिया 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं ए स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा तो ए स्क्वायर मुझे जीरो मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। क्लियरली देखने पे मालूम पड़ रहा है, अगर ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है।
अगर किसी भी मैट्रिक्स का पावर अगर 0 मिलेगा तो मैक्सिमम अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस है तो n तक ही मिल जाएगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। अगर n तक नहीं मिला मतलब वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट नहीं होगा। सो यहाँ पे a स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं मिलेगा, इसका मतलब a इज नॉट अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये क्या था, नीलपोटेंट मैट्रिक्स था। सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका कोई पावर हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, और वो पावर क्या होना चाहिए, उसके ऑर्डर से या तो कम होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, बट उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, A square matrix A is said to be involuntary matrix if A square equals to identity। So ऐसा मैट्रिक्स जहां पे उस मैट्रिक्स से स्क्वायर करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले उसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए मैंने क्या लिया, -1 0 0 -1। ठीक है, अब ए स्क्वायर मैं करूंगा तो ए स्क्वायर देखते हैं क्या मिलता है, -1 0 0 -1 -1 0 0 -1। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। सो ए स्क्वायर करने पे हमें कितना मिला, आई मिला। अगर मैट्रिक्स का सेकंड पावर या ए स्क्वायर करने पे हमें आई मिलता है, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये क्या थे, कुछ एग्जांपल्स थे। लास्ट में हमने देखा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। बट आपको ये ध्यान में रखना है, ये मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप इसी तरह हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।